This मैं conference will मैं now be recorded. आप सभी का आदरणीय वैद्य अनंत धर्माधिकारी अमृत महोत्सव कृति समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी भी मंगल कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की याद किए बिना करना हम उचित नहीं समझते। हम सबसे पहले हमारे वैदिक शास्त्र की देवता धन्वंतरी जी को वंदन करते हुए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे धन्वंतरी स्तवन शङ्खं चक्रं जलौका दधतमृतघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्याम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोतोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। धन्यवाद सर। धन्वंतरी स्तवन से यहाँ पे माहौल बहुत ही प्रसन्न हो गया है। इसके बाद मैं हमारे ये व्याख्यानमाला जिनके अमृत महोत्सव के तौर पर यहाँ पे हो रही है, वैसे आदरणीय ऋषितुल्य वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी सर, उनका परिचय आप सभी को है ही, पर कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के तहत मैं फिर एक बार सर का परिचय यहाँ पे करवा देता हूँ। वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी जी, वे एमडी पीएचडी है सर, एक्स डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद महाराष्ट्र राज्य थे। निवृत्त प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय महाराष्ट्र में सर ने काम किया है। पूरे भारतवर्ष में 2007 से 148 संहिता निरूपण सर के संपन्न हो चुके हैं। अनेकविध राष्ट्रीय पुरस्कारों से सर सम्मानित है। संस्कृत भारती महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम विभाग प्रमुख तथा विभिन्न संस्थानों में सर संलग्न है। संपूर्ण भारतवर्ष में सर के अनेक विद्यार्थी अध्यापन और चिकित्सक के रूप में कार्यरत है। सर की चरक उहन करके किताब है, वे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयुक्त ऐसी किताब है। ऐसे हमारे आदरणीय वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी सर जी। और और एक मैं परिचय यहाँ पे करवा दूंगा, जो कि हमारे आज के व्याख्याता है आदरणीय वैद्य वेद प्रकाश गहूकर जी। सर एमडी काय चिकित्सा है। सर आयुर्वेद एंड पंचकर्म चिकित्सक के रूप में कंसल्टेंट के तौर पर कार्यरत है। मेड आयु मेड आयु क्लिनिक एंड हॉस्पिटल शंकरपुर नागपुर, यहाँ पर सर का 30 बेड का सुसज्ज अस्पताल है। समाधान हॉस्पिटल गणेश नगर नागपुर में भी 20 बेड का अस्पताल में सर कार्यरत है। संजीवन औषधालय इस नाम से सर का औषधालय नागपुर में स्थित है। सर ने आज तक पंचकर्म किट भी बनाया है। पेशेंट एंड कॉपीराइट कंसेप्ट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पंचकर्म, इस ऐसा सर ने पंचकर्म का किट बनाया है। एंड गहूकर एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ऑफ कोर्सेस फॉर आयुर्वेदा एंड पंचकर्म, सर ने गहूकर एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंडर सर ने विभिन्न आयुर्वेदिक कोर्स डिजाइन किए हैं। वे उसका विद्यार्थियों के लाभ हो रहा है। ऐसे आज के हमारे व्याख्याता वैद्य वेद प्रकाश गहूकर जी। तो ये व्याख्यान माला हमने शुरू की, तो किस लिए ये व्याख्यान माला शुरू की, शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा। ऋषितुल्य आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर के अमृत महोत्सव समारोह में हर महीने सर के विद्यार्थीगण अपना रुग्णानुभव इस व्याख्यान माला के तौर में बताएंगे, जो कि शास्त्राधारित सिद्धांतों का चिकित्सा में कैसे प्रयोग करें, इस पर ये रुग्णानुभव निर्भर होगा। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसके सिद्धांत चिकित्सा में प्रयोग करके यश कैसे संपादन करें, इस पर सर के विद्यार्थीगण
भाष्य करेंगे और अपना रुग्णानुभव भी यहाँ पे कथन करेंगे। ये एक रुग्णानुभव की श्रृंखला रहेगी। इसमें धर्माधिकारी सर ने सिखाए ग्रंथोक्त चिकित्सा पद्धति से जो रुग्ण स्वस्थ हुए हैं उनके बारे में केस डिस्कशन यहाँ पे होगा। और ये केस डिस्कशन सर के विद्यार्थीगण करेंगे। हर महीने की 18 तारीख के दौरान जो संडे होगा उस संडे के दिन ये हमारी व्याख्यानमाला हम हर महीने लेते हैं। ऐसी ये श्रृंखला चली आई है। आज इस श्रृंखला का अगला पुष्प घूमने के लिए यहाँ पे वैद्य वेद प्रकाश गहुकर जी आए हैं। मैं उनको विनती करता हूँ कि वे अपना रुग्णानुभव यहाँ पे कथन करें। आदरणीय वैद्य वेद प्रकाश गहुकर जी। नमस्कार। आदरणीय गुरुवर्य अनंत धर्माधिकारी सर को प्रणाम और सभी उपस्थित वैद्य और गुरुजनों को भी प्रणाम। वैद्य धर्माधिकारी अमृत महोत्सव ये व्याख्यान माला में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं समिति का धन्यवाद करता हूँ। और सर का शिष्य होने से कितने लाभ होते हैं ये तो हम इतने व्याख्यान जो शुरू है इसमें सुन ही रहे हैं और सभी के रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में सर के सानिध्य में हमें पढ़ने का अवसर मिला, इसके लिए हम बहुत भगवान को ऋणी हैं कि एक शास्त्र को समझने की और उसको किस तरह पेशेंट्स पे इसका एप्लीकेशन करना, इसका हमें जो शास्त्र सिखाया है उसके चरक को पढ़ना और उसको एप्लीकेशन करना, यह सब हमारे गुरुवर्य धर्माधिकारी सर की देन है। और इसी आधार पे हम तब से हमारी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। साथ में मैं अपने पिताजी और डॉक्टर धनराज गहुकर जो हमारे गुरु भी है और साथ में सभी मार्गदर्शक है, उन्होंने भी हमें इसी तरह से किस तरह पेशेंट्स को देखना और किस तरह से पंचकर्म करना ये सब सिखाया। तो इन दोनों गुरुओं को मैं प्रणाम करके और बाकी इतर उपस्थित की मैं अनुमति लेता हूँ और मैं केस डिस्कशन शुरू करता हूँ। ये मेरा केस डिस्कशन जो भी मैं अभी करूंगा वो मेरा अल्पसाह एक प्रयास है। अगर इसमें कुछ कमी मिलती है तो आपके सबके सजेशंस इसमें प्रार्थनीय है और इससे मैं और सीख पाऊंगा और अच्छा कर पाऊंगा। तो ओमकार सबको सुनाई दे रहा है और विजिबल है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है बराबर से। ओके, थैंक यू। सो ये केस है पहली, ये है 20 साल की एक स्टूडेंट है। ये एक हमारे हॉस्पिटल के बाजू के गांव में रहती है। इसके पूरे शरीर पे इस तरह से हस्तपाद त्वक दृष्टि है, साथ में शीर प्रदेश में भी पूरी त्वक दृष्टि थी, जिसे श्वेत शाव वर्ण के खर पर्श पारुषत्व वृक्ष ऐसे पीटिकाए के साथ शुरुआत में, फिर इसमें फ्लेक्स शुरू होने गए। तो ये पूरी तरह से आच्छादन होने लगा पूरे शरीर पे। शुरुआत पैरों से हुआ, फिर उसमें शरीर में विसर्प हुआ उसमें। फिर इसमें लक्षणों में देखा जाए तो कंडू ये मुख्य लक्षण इसमें प्राप्त हुआ। साथ साथ इस पेशेंट को उरह उदर दहा और नासापाक, बार बार नासा में पिटिका होना, कभी कर्ण में पिटिका होना, इस तरह के भी लक्षण इसमें प्राप्त होते हैं। और शीरशूल ये भी लक्षण हफ्ते में 2 से 3 बार मिलता है। साथ में मल विबंध यह भी लक्षण रोज का ही उस लगभग इसमें मिलता था। फैमिली हिस्ट्री देखी तो इसमें इनके फैमिली में कहीं भी इस प्रकार के व्याधि का उल्लेख उन्होंने नहीं किया।
ये इस पेशेंट को ये 2 साल से ही हो रहा था। तो जब आप अगर विजिबल देखें तो इसमें बिफोर एंड आफ्टर के फोटो हमने डाले हैं। जब हेतु देखे तो ये स्टडी कर रही थी, तो रात्रि जागरण, वैसे भी मोबाइल के कारण रात्रि जागरण और दिवा स्वप्न यानी लेट उठना, 10 बजे से लेके 12 बजे तक के इसका समय था। साथ में अव्यायाम और घर में ही रहना। ये केस कोविड के वक्त भी मेरे पास आई थी, तो घर में ही रहना था, कुछ भी काम करना नहीं था। साथ में मल शोधन नहीं होता है, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि ज्यादा पानी पियो तो पेट साफ होगा। इस मिथ में उसने ज्यादा पानी पीना शुरू किया। साथ में पानी पूरी चाट, ये उसके घर के पास ही इसका केंद्र था, तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद भी था। तो पानी पूरी चाट ये उसका नियमित आहार ही जैसा था। साथ में घर में पनीर चीज की चीजें बनती थी। विरुद्ध धान्य इसका थोड़ा ज्यादा खाने में आ रहा था, जिसे हम मूढ़ धान्य बोलते हैं उसे। वो डेली सलाद के जैसे खाती थी। दही सेवन था। लोग उसको थोड़ा पित्त का प्रॉब्लम दिखता था, तो लोग उसे बताते थे कि दही खाओ तो आपका पित्त शांत होगा और ठंडा रहता है, तो आपका इसमें लाभ मिलेगा। तो इसी तरह वो फिर दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहती थी, तो इस कारण उसमें अजीर्णाशन एक हेतु हमें प्राप्त हुआ। हम अगर विधि शोणित अध्याय में देखें तो बहुत तीक्ष्ण उष्ण, जैसे तिल क्षार आम्ले, कटुवीय, दधि आम्ल, विरुद्धासन, दिवा स्वप्न, द्रव स्निग्ध गुरु आहार, इस तरह के हेतु जिस व्याधि में होते हैं उसमें शोणित और पित्त इसका सबसे ज्यादा दुष्टि मिल जाती है। पर ये जब कई बार कंटिन्यूअस कई साल तक होते रहता है, तो सभी दोषों का कहीं ना कहीं संसर्ग इसमें मिलते रहता है। पर हम जब हेतु का आधार पे देखें तो ये शुरुआत में इसे दोषों का प्रकोप पित्त का हुआ था, इसलिए पहले एसिडिटी जैसे इन्होंने सिम्टम्स बताए। साथ में इसमें गुरु आहार और कभी विषम आहार, कभी दिवा स्वाप, इस कारण कफ का भी कुछ लक्षण दिख रहे थे। पर जब इसे एक पैर से इसकी त्वचा दृष्टि शुरू हुई, तब इन्होंने कुछ डॉक्टर्स को दिखाया और उसके बाद उन्होंने स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट ली। तो स्टेरॉयड ट्रीटमेंट एक 6 महीने, कुछ 8 महीने की इनकी चली। जब मेरे पास आए तब स्टेरॉयड उन्होंने अपने आप ही रोक दिया था। तो उसके कारण कुछ चीजों में इन्हें रुक्षता, ये जो उस कारण होती है स्टेरॉयडल ज्यादा लेने के कारण जो रुक्षता आती, वो भी इस पेशेंट में हमें देखने मिली थी। तो इस आधार पे हमने शोणित दृष्टि, कफ और पित्त दृष्टि, यह हमने शुरुआत में ली। तो चिकित्सा का जब हमने सोचा, तो पहले तो निदान परिवर्जन यह सबसे मुख्य चिकित्सा थी। उनका हमने दिनचर्या मॉड्यूलेशन करवाया, उसमें व्यायाम की उनको ट्रेनिंग दी गई, आहार का भी मॉड्यूलेशन किया गया, और शुरुआत में इन्हें आरोग्यवर्धिनी, गंधक रस, पंचतिक्त दी, महामंजिष्ठाधिक्वात, गंधर्वहरित की अनुलोमन के लिए, और सोरिया करके ऑयल है उसका अप्लीकेशन। पर इसके पहले हमने ये थोड़ी एज में 19-20 इयर्स की थी, तो उनका शोधन लेने का थोड़ा सा हिचकिचा रही थी और शोधन के लिए मना कर रही थी। तो हमने इसके लिए शुरुआत में इन्हें लंघन करवाया, और फिर लंघन के बाद ये सब उनकी क्रियाएं शुरू की। तो लंघन भी अल्प भोजन देके लंघन करवाया, फुल कंप्लीट निरन्न लंघन नहीं किया। तो अभी भी अगर आप देखते हो तो विद इन 3 मंथ्स हमें इसमें चेंजेस मिल रहे हैं। शायद किसी का माइक चालू है तो डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। विद इन 3 मंथ्स इसमें चेंजेस शुरू हो गए। जो त्वचा की जो कंडीशन थी उसमें कंडू पहले अपने आप कम होने लगा, फिर जो हमने स्क्रैपिंग वगैरह करके थोड़ी स्किन के भी ऑयल लगाने के पहले लेखन कर्म किया,
जो बहुत ज्यादा नहीं पर उनके एज के हिसाब से लेखन कर्म किया, तो इसमें चेंजेस आप प्रत्यक्ष में देख सकते हो। तो इस तरह से ये रक्त दुष्टि पित्त के कारण, और साथ में उसे जो नासापाक होता था वो भी इसी से संलग्न था। अगर हम शोणितज रोगों में देखें तो पाक, मुख पाक, अक्षिरागश्च, प्रुतिघान गंधश्च, ये गुल्म एंड इस तरह से विद्रदी, ये कई प्रकार के व्याधियां दिखती है। इसे हम लक्षण कहेंगे, जो शुरुआत में हमें दिखती है। जब ये प्रस्तापित हो जाए और कई सालों तक यही चलता रहा तो ये व्याधि के रूपों में पूर्णतः स्थापित हो जाएगी। तो इसी पहले हमने अगर इसको इस तरह से चिकित्सा दी तो शायद ये आगे व्याधि में रूपांतरित ना हो। ये केस नंबर 2, ये 34 इयर्स हाउसवाइफ है। इनके लक्षणों में आप अगर फोटो में देखें तो पादत्वक वैवर्ण्य आया था, साथ में सूक्ष्म पीटिका आ रही थी, अल्पदाह था, कंडू अधिक था, कलम हमेशा प्रचिति रहती थी। कुछ घर में हाउसवाइफ थी तभी भी कलम दौर्बल्य जैसा उन्हें प्रचिति रहती थी। आम्ल पित्त के सभी लक्षणों इन्हें रहते थे, और कुछ इसमें उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट भी ली थी लगभग 6 से 7 महीने। और इस ट्रीटमेंट में जब भी ये ट्रीटमेंट लेते थे तो इनका ये सब साफ हो जाता था और फिर से उनको उसी तरह से उत्पत्ति आती थी। यानी ये रिकरेंस बार बार होता था और सिर्फ पैरों पे ही था, ज्यादा उनका इसका स्प्रेड कहीं हुआ नहीं था। तो जब इनकी हमने हिस्ट्री लिया तो इनके इसमें भी अतीत काल भोजन, खाना बनाने आता इनको, तो ये पूरा सभी लोगों का खाना बना के सबका खाना होने के बाद हम 2 बजे खाएंगे, 3 बजे खाएंगे, इस तरह सा इनका रूटीन रहता था। आम्ल सेवन इनका बहुत ज्यादा था। और इनकी जब प्रेगनेंसी थी, जब हमारे पास है उसके 1 साल पहले इनकी प्रेगनेंसी हुई थी, 2 साल पहले। तो उस वक्त कई बार उनका हिस्ट्री लेने के बाद उन्होंने एक बात बताई थी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, यानी ये जो खुद पेशेंट प्रेग्नेंट थी, तब उनके मदर इन लॉ ने इनको नींबू पानी का बहुत बार सेवन करवाया। जब ये खुद बता रही थी कि जब मैं 9 महीने हो गए मेरे, और जब मैं बाहर निकली तो हमारे बरामदे में एक टोपली भर के नींबू के छिलटे पड़े थे। तब जब उन्होंने पूछा था कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा था कि ये तुझे जो नींबू देते थे वो उसके बने थे। यानी इतना ज्यादा नींबू का सेवन उनका पूरे इसमें हुआ था। तो ये भी एक मुख्य हेतु उनके पास हमें मिला, और इसी आधार पे हमने उनको सिर्फ सारेवा मंजिष्ठावटी, रजनी योग और सारीवाद्य सब दिया। तो और मेन निदान परिवर्जन, यह मुख्य चिकित्सा करके सभी चीजों का दिनचर्या में आम्ल सेवन का कम करना, बाकी रसों का उनको बैलेंस करके देना कि किस तरह से रसों का षड रसात्मक होना चाहिए पर किस तरह से होना चाहिए, इसका मॉड्यूलेशन करके दिया उनको। जहां जहां अम्ल रस की अपेक्षा थी वहां पर हमने कोकम, दाडिम या फिर आंवला, इसका उपयोग करने कहा। और बाकी सब चीजों का भी, जैसे कषाय रस कहा, मधुर रस कितना, इस तरह से हमने उसे मॉड्यूलेशन करवाया, व्यायाम करवाया। जितना भी उनकी दिनचर्या डिस्टर्ब थी, अतीत काल भोजन, मॉर्निंग का ज्यादा अति काल में लंघन जैसी प्रचिति होना, फिर एकदम से ज्यादा खाने में आना, तो विषम थोड़ा सा आहार हो जाता था। तो ये सब हमने उनका रेगुलाइज करवाया, और विद इन 7 डेज उनका पैर पे की ये सब चीजें घटने लग गई। और ये अगर हम देखें तो ये पेशेंट सिर्फ 3 महीने में ही ठीक हो गया था, पर हमने हर साल उनको, मैं अपने पास 3-3 महीने के बाद सिर्फ फॉलोअप के लिए बुलाता हूँ। तो ये सब फोटोज उनके 1-1 साल के हैं। तो आज तक उनको ये चीज कहीं भी रिकरेंस नहीं है, और ये 3 साल की मैं बात बता रहा हूँ। सो इस तरह से हम देखें तो पित्त प्रकोप जब होता है और वो रक्त को भी दूषित करता है, तो इसे सराग शोथ या फिर पित्त शोथ या फिर व्यंग या नीलिका, इस तरह की व्याधि उत्पत्ति होती है। तो हमें इसे नाम क्या दे उस पे हम ज्यादा जाने से अच्छा, इसकी हम संप्राप्ति और कनेक्टिंग द लिंक्स, ये ज्यादा हमें आवश्यक है।
तो रक्त प्रदोषज व्याधियों में भी इस तरह के कई लक्षण हमें दिखते हैं। तो इसे सिर्फ हेतु निदान परिवर्जन और अल्प दवाओं से भी हमें इसे ठीक कर सकते हैं। ये एक केस है, ये फुल बॉडी सोरियासिस करके आई थी। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। इन्हें ऐसी बॉडी पे कोई जगह नहीं थी जहां पे इन्होंने इनका सोरियासिस के पैचेस नहीं थे। लगभग इनको 30 साल से सोरियासिस था। पर जब ऊपर के फोटोज जो है वो सब पहले के हैं और नीचे के फोटोज अभी वो रिकवरी के हैं। तो हम अगर इस पेशेंट का देखें तो इनका खाना तो यानी इसके हेतु जितने हम शास्त्र में पढ़ते हैं उतने सभी हेतु इनमें रक्त दुष्टि के, वात पित्त कफ तीनों दोष के मिलेंगे। इतना इनका विचित्र दिनचर्या और आहार विहार था। तो उन सबका मॉड्यूलेशन करने के बाद हमें इस पेशेंट में लगभग 3 रोटेशंस में हमें शोधन क्रियाएं करनी पड़ी। तो हमने शुरुआत में वमन, फिर विरेचन, फिर बस्ती और फिर रक्तमोक्षण, इस तरह से 3 बार हमने सेटिंग करवाई। तब जाके इन्हें 4-5 साल बाद इनके नीचे की जो पूरी अभी फोटोज आप देखोगे, ये पूरी तरह से पैचेस अभी तक उनके फिर से भी रीउत्पत्ति जो हम कहे कि रिकरेंस, ये अभी तक नहीं हुआ है। पर इन्होंने खुद से भी इन्होंने समझ लिया है कि हमें क्या गलतियां होती थी और हम किस तरह इसको ठीक कर सकते हैं। तो अब हमें पेशेंट को एजुकेट कर दिया है। अब उनको ही पता चल गया है कि मुझे कुछ खाना है और कैसे रहना है और कैसे मुझे इस अपने व्याधियों को डील करना है। तो इस पेशेंट को फिर जब भी कुछ जरूरत पड़ी तो कॉल करते हैं कि सर मेरी मिसेस कह रही है कि भजिया तल गई है, मैं खाऊं कि नहीं। तो इस तक लेवल तक उन्होंने खुद को अभी आहार से संलग्न कर दिया है कि वो जागरूक हो गए हैं। अभी समीक्षते बोलते जो है कि आहार कैसे लेना चाहिए, इसका खुद का अष्टविध आहार में दिया है कि अभी समीक्षते। तो ये अभी खुद का ही समझ गए हैं कि हमने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो ये भी केस पूरी तरह रिकवर्ड हो चुकी है। इसका 2 to 3 years का फॉलोअप है हमारे पास, जिसमें अभी तक इसकी उत्पत्ति नहीं है। एक केस अभी जो है वो मधुमेह की है। ये मधुमेह जो है ये हमने चरक सूत्रस्थान 17 में के जो उल्लेख है कि संतर्पणोत्थ मधुमेह, इसी तरह से ये केस है। ना कि ये वात व्याधि में वातज मधुमेह में जो बताई गई है वो, ये संतर्पणोत्थ है। ये डीन है इंजीनियरिंग कॉलेज के और इन्हें बहुमूत्र, नक्तमूत्र, आविल मूत्र, आलस्य, स्थौल्यता, ऐसे कई जो मधुमेह के लक्षण दिखते थे। इनका HbA1c 3 में को 7.3 था और इनकी रिक्वेस्ट ये थी कि मुझे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों मेडिसिन नहीं लेना है। तो ये तो थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है, और पर पेशेंट अगर तैयार हो तो हम भी थोड़ा सा चैलेंज ले सकते हैं। शास्त्र पे अगर हमने थोड़ा सा विश्वास दिखाया और पेशेंट्स को प्रॉपर कनेक्ट करके रखा तो शायद ये अपना पॉसिबल हो सकता है। तो इस चीज के लिए हमने उनको, ये मेरा थोड़ा तरीका है कि मैं लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन करता हूँ। तो इसमें STYLE स्टाइल, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि चेंज योर स्टाइल सो द लाइफ कैन बी चेंज। तो लाइफ नहीं बदल सकते तो स्टाइल बदल लीजिए। तो S फॉर स्टाइल, T फॉर टाइम ऑफ वर्क, Y फॉर योगा एंड एक्सरसाइज, L फॉर लीजर टाइम, E फॉर ईटिंग रूल्स। अगर रूल्स में देखें तो राइट टाइम, राइट न्यूट्रिएंट, राइट क्वांटिटी, यानी वही जो है जो शास्त्र में दिया है उसी चीज को मैंने सिर्फ अभी के लोगों को समझे इस भाषा में लिखा है। मात्रावत आहार, जीर्णवत आहार, जो भी सब आते हैं सब इसमें मैंने बिठाया है, लोगों को बता सके हम किस तरह से एजुकेट कर सके इसके लिए। तो साथ में उनका मैंने यवान्न शुरू किया। भर्जित राइस, जो ओपन कुकिंग अपने जो शास्त्र में दिया है कि पहले भुर्जित कर लीजिए, फिर उसको ओपन इसमें पतीले में सपिधानक यानी जिसको ढक के पकाए, कुकर जैसी चीजों को नहीं करने बोला है। तो जो खुले में पके वो लघु आहार बनता है। तो उसके ऊपर की जो पेच आती है तो वो भी अगर निकालते हैं तो जो राइस बनता है वो लघु भी हो जाता है और सुपाच्य हो जाता है।
और साथ में मैं हर डायबिटीज और वेट वाले पेशेंट को मैंने उद्वर्तन चूर्ण बना के रखा है जो कंपलसरी करने बोलता हूँ। तो इस तरह से उनका मॉड्यूलेशन किया, उनको काम कैसे करना, एक्सरसाइज कैसे करना। और लोग आजकल अगर आप सब लोग देखोगे तो लोगों ने एक्सरसाइज को योगा के रूप में करना शुरू कर दिया। यानी कई लोगों को पूछो आप एक्सरसाइज करते हो क्या, तो हाँ। क्या करते हो तो प्राणायाम, क्या करते हो तो भस्त्रिका, क्या करते हो तो कपालभाति। पर एक्सरसाइज यानी व्यायाम और योगा में के आसन, इसमें जब तक हम पेशेंट को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ उनको उस तरह से नहीं मिलेगा। तो व्यायाम से अगर पता चलता है कि आयास जननम व्यायामम, और आसन से पता चलता है स्थिर सुखम आसनम। तो हमें पहले जब तक पेशेंट सही नहीं बनेगा तब तक योगा के लिए वो अप्लीकेबल नहीं है, ये लोगों को समझाना चाहिए। तो पहले व्यायाम करिए और फिर योगा करिए, और योगा सीखिए, खुद से ना करिए। ये हमें एजुकेट करो तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। लीजर टाइम यानी अभी की जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह से लोगों उलझ चुके हैं। इसके लिए इन खुद के लिए किस तरह से टाइम निकाल के खुद का समीक्षा किस तरह से कर सके, इस चीज के लिए हमने लीजर टाइम उनको प्रोवाइड करते हैं, जो उन्हें समझ में आ जाए उस लैंग्वेज में उनको बताना है, ना कि जाओ ये खेल लो, जिम लगा लो, वो कर लो। तो हमें थोड़ा सा उनको भी जानना चाहिए और फिर उनको इस लीजर टाइम के लिए काउंसलिंग करनी चाहिए। ईटिंग रूल्स तो सबको पता है कि इसमें किस तरह से हमें अष्टविध आहार, आयतन, साथ में आहार की कौन से आहार गुरु है, कौन से आहार लघु है, इसका भी उन्हें बताना बहुत जरूरी है। अभी जो बाहर फेसबुक इंडस्ट्री, डॉक्टर गूगल, डॉक्टर यूट्यूब, ये जो चल रहे हैं, इनके रूल्स जितने ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं उससे ज्यादा हमें प्रचलित होना पड़ेगा, तब जाके लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी। तो इसमें हमने कई बार देखा है कि अभी समर सीजन चल रहा है, हमारे नागपुर में तो इतनी धूप करती है, पर लोगों में एक भ्रम है कि छाछ जो है वो पीने से शरीर में ठंडी होती है, शरीर अच्छा रहता है, समर में छाछ पीना चाहिए। तो अभी एक एक दो दो लीटर की बोतल लेके लोग घूम रहे हैं। और अगर हम तक्र के अध्याय में देखें तो उसमें लिखा है उष्ण प्रदेश है, उष्ण काले, उष्ण ऋतु तक्रवर्ज्य है। तो हमें लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि इतना ये सब चीजों का अति सेवन, साथ में द्रव सेवन, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। तो उनके अगर लैंग्वेज में बताया तो ज्यादा फायदा। यवा अन्न का मुझे अनुभव बहुत अच्छा है, तो मैंने खुद का ही एक यवा और गेहूं, यवा और ज्वारी, इसका मैंने आटा बना के रखा है, जो मैं खुद ही पेशेंट को प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि वो खुद कष्ट लेने नहीं चाहते। तो वो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। उद्वर्तन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो इसमें हम अगर देखते हैं प्रमेय अध्याय में, वहां पे आया है कि मृजा व्यायाम वर्ज, यानी जो मृजा यानी उद्वर्तन, उसके टीका में आया है कि उद्वर्तन जो नहीं करता है या फिर व्यायाम जो नहीं करता है उसे प्रमेह होता है, ऐसा हेतुओं में आया है। तो हम उसी चीज को अगर यूज करते हैं तो शायद प्रमेय के पूर्व रूप में या प्रमेय ना हो, स्थौल्यता कम हो, इसमें इसका उल्लेख बहुत अच्छा मिलता है। और हमारे अभी 5 to 6 years हमने इसका कंटिन्यूअस यूज किया और इसके लाभ बहुत सुंदर मिले हैं हमें। तो ये तो आपको पता है संशोधन करना चाहिए। तो उनका हमने मेडिसिन अलाउड नहीं कर रहे थे कि हम नहीं लेंगे, तो हमने उनका संशोधन करवा दिया था। और हर साल एक संशोधन करवाते हैं उनका। तो इस तरह से अगर देखे जाए तो उनका तो 3 साल के थे, 8 से शुरू हुई थी, अभी वो 6.5 तक ये केस आई है विदाउट एनी मेडिसिन। ये केस है 58 इयर्स फीमेल, हाउस वाइफ है। इनका भी ऐसा ही था कि मुझे एक्चुअली इनका कंप्लेंट ऐसी थी कि इनका वजन बढ़ रहा था। हाइट है 5.2 इंच पर वजन है 82। और इस कारण उनको अभी ही कुछ कोविड में उनका बाहर घूमना बंद हो गया। उनका कहने के हिसाब से अगर बाहर घूमना बंद हो गया है, बाहर जाना बंद हो गया था, तो उसके कारण इनको जानुशूल शुरू हो गए थे।
तो जब मेरे पास आए तब वो लगभग कई डॉक्टरों से घूम के आए थे और मेडिसिन जब भी लेते थे तो उनको बाकी चीजों का प्रॉब्लम होता था, जैसे गर्म होती थी मेडिसिन और ये सब चीजें वो नहीं करना चाहती थी। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि मुझे मेडिसिन मत दो पर मेरा वजन कम करना है। तो इसी आधार पे, जैसे मैंने अभी बताया, उसी आधार पे हम इस पेशेंट को डील किया। तो इनका 2 मंथ्स में 4.5 केजी वेट कम हो गया विदाउट एनी मेडिसिन और कुछ करने की जरूरत ना पड़े इस तरह से। और 1.5 मंथ में ही इनका जानूशूल बंद हो गया। तो हम अगर जानूशूल की मेडिसिन देंगे तो वो वात के आधार पे हम देंगे तो उष्ण तो होगी ही होगी, पर हमें समझना ये था कि जानूशूल ये डिपेंडेंट था, यानी वेट इतना ज्यादा हो रहा था कि उस कारण वहां पे वेट बेयरिंग जॉइंट पे लोड आ रहा था। तो जैसे जैसे हमने वेट पे काम करना शुरू किया, उनके व्यायाम बढ़ा दिए, घर में बैठ के व्यायाम बढ़ाए, चलना बंद कर दिया और व्यायाम भी सही तरीके से उनको समझाए, तो उस तरह से इसमें स्थूलता भी कम हुई और जानूशूल अपने आप चला गया। तो ये अगर हम सोचे तो परतंत्र व्याधि है, ना कि स्वतंत्र व्याधि था। ये स्थूलता ये हमें मुख्य चिकित्सा विषय था, ना कि जानूशूल। तो हमें ना दवा लगी, ना हमें उसमें जानूशूल को ज्यादा उनको बताने की जरूरत पड़ी। तो इस तरह से ये केस भी एक अच्छा रिजल्ट दी। नेक्स्ट केस है, ये है 21 ईयर मेल पेशेंट है। इसका वजन है 103 केजी। इसके पूरे शरीर पे और हाथों पे कृष्ण वर्णीय तक वर्ण हुआ है। साथ में पिटिका आ रही है छोटी छोटी। सीवियर आम्ल पित्त रहता है, आम्लो उद्गार, छर्दी संवेदना, मल संवेदना। जैसे ही कुछ खाता है तो मल संवेदना हो जाती है। मल विबंध रहता है। कंडू पूरे शरीर में, बालों में, सब जगह कंडू। आलस्य, कुछ भी ना करने की इच्छा। मनोवैचित्य और मन अवसाद। ये पेशेंट कई डॉक्टरों से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से लेके सबके पास घूम के आया है। उन्होंने साइकोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने उसको एंटी डिप्रेशन शुरू किया, स्लीपिंग पिल शुरू थी, एंटी एसिड शुरू है, ब्लड थिनर शुरू है, बहुत सारी उनकी मेडिसिन चल रही थी। जब ये आया तो इतना ना, जैसा कि उसका 21 ईयर्स मेल स्टूडेंट था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई 50-80 साल का बूढ़ा आया है, इस तरह से उसका व्यवहार था। यानी इतना मन उसका अवसादक हो गया था। और कोई कारण ढूंढ रहे थे, उसके मम्मी पापा इतने ज्यादा परेशान थे कि इसको क्या ऐसा हो गया, इसके ये कोई बात छुपा रहा है क्या, इसके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया है क्या, ऐसा कोई चीज ये हमें बता नहीं रहा है। उसके कारण वो बार बार काउंसलिंग के लिए ले जाते थे, पर काउंसलिंग में ना कुछ निकलता था। डॉक्टर्स अपनी पूरी मेहनत लगा रहे थे, पर इसका कोई भी प्रकार से मनोअवसाद कम नहीं हो रहा था। तब ये पेशेंट आने के बाद जब इसकी हिस्ट्री ली तो निद्रा विपर्य, रात को 3-4 बजे सोता था, सुबह में 10 बजे उठता था, ढेर सारा पानी पीता था। उसके घर में ही पड़ा था, फ्रिज से पानी की बोतल निकाली कि पी लिया, पसंद है इसलिए मिल्क शेक ले लिया। रोज कितने तो भी पीनट्स, शेंगदाना ही खाते रहता था। कोई भी चीज, किसी भी चीज में, यानी विरुद्ध आहार तो कई प्रकार के थे। लघु गुरु, कोई चीज का उसको वैसे भी समझ नहीं थी। उसको मैंने पूछा कौन सी दाल खाते, तो दाल का नाम भी नहीं पता था। यानी वो एक तो अज्ञात भी था और जो मम्मी दे वो खा ले ऐसे था। और जो भी दिखे, बिस्किट मिले, ब्रेड मिले, जब भी चांस मिला वो खा लेता था। तो साथ में दिन में सोता था, दिवा स्वाप भी था। एक्सेसिव मोबाइल यूज, कंटिन्यू गेम खेलता रहता था। उसकी मम्मी बताती कि बाथरूम में भी वो गेम्स खेलता रहता था। कई चीजों में बिहेवियरल चेंजेस उसमें हो गए थे। घर में सब पे एक तो बोलता ही नहीं था, रूम में पड़ा रहता था, या फिर मम्मी अगर कुछ बोलती है तो उस पर चिल्लाता था। घर में वातावरण, उसका बड़ा भाई उसे समझाता था, वो भी उसका समझ से बाहर थी। तो इस कारण उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाके वो सब मेडिसिन शुरू किए, पर उन्होंने जो एंटी डिप्रेसेंट सब दिया, स्लीपिंग पिल, तो वो और आलस से बढ़ने लगा। तो सर की हमें एक बात याद आ गई जब सिखा रहे थे सर, कि सभी चीजें सीधा साइकोलॉजी पे मत जाइए, पहले ढूंढिए कि और क्या चीज हो सकती है।
तो हमने उसकी पूरी जब लाइफस्टाइल खंगालना शुरू किया तो हमें यही मिला कि वो अजीर्ण की केस है, क्योंकि जो सदनम इसमें आया है वो शायद अवसादक करके जो है, तो आयुर्वेद व्याख्या चक्रपाणी टीका में अवसादको मन अवसादक है, यानी जो सदन उसमें आया है अजीर्ण के लक्षण में और अविपाक चिकित्सा प्रवृत्ति के अध्याय में ये इसी तरह से केस प्रचिति हो रही थी। तो बहुदोष लिंगानी के लक्षण इसमें हमें, तो इस तरह से हमने इसका पूरा हमारे रूटीन में इनको लेना शुरू किया। इसको चेंज करने में कम से कम एक वेद वेद हाँ हाँ सर, बहुदोषलिंगाने वाचून दाखव. हो सर। अविपिका अविपाको अरुचिः स्थौल्यं पाण्डुता गौरवं क्लमः पिण्डकाकोठकण्डूनां सम्भवो अरतिरेव च आलस्य श्रमदौर्बल्यं दौर्गन्ध्यम् अवसादकः श्लेष्मपित्तम् उत्क्लेशो निद्रानाशो अतिनिद्रा तन्द्राक्लेब्य बुद्धि अबुद्धित्वं अशस्त स्वप्नदर्शनम बलवर्ण प्राणश्च तृप्यतो बृहणेरपि बहुदोषस्य लिंगानि तस्मेह संशोधनम हितम। तो इसी तरह से लक्षण मिले हैं, और अगर आप देखें तो इसमें छर्दी संवेदना, अम्ल उद्गार, कंटिन्यूअस मुख को आलिपता रहना, उसका कहना था कि मुझे कुछ चीज का ऐसा लगता है कि अंदर में आलयपन है। तो उसे हमने पहले बार में जब आया था तब एक घर में ही जब हमारे क्लिनिक आया था तब वहाँ व्यवस्था नहीं थी, तो उसको कहा एक तो हॉस्पिटल में आओ या फिर घर में भी अपन एक दूध और पानी मिला के पी लो और कंटिन्यूअस एक 5-6 वमन कर लो। तो दूसरे दिन ही उसने वो ट्राई किया। अगले दिन मैंने उसे कहा था कि सिर्फ खिचड़ी खाओ या फिर दलिया खाओ, और दूसरे दिन उसने जब वमन लिया तो फोन आया मुझे कि मुझे फ्रेश लग रहा है, अभी जो लक्षण हो रहे थे वो नहीं हो रहे। मैंने ना कुछ दवा दिया ना कुछ, सिर्फ उसको कहा कि घर जाके ये कर लेना। फिर उसकी मम्मी का कॉल आया कि दिन भर से उसको कुछ भूख नहीं लगी। मैंने कहा आज के दिन उसको लंघन दो, कुछ ना देना है। फिर दूसरे दिन फिर से उसको बुलाया, और जब उसका विश्वास बैठा कि मुझे कुछ अच्छा हो सकता है, तब हमने उसकी काउंसलिंग शुरू किया। उस काउंसलिंग में फिर उसको सब चीजें समझाना, हर चीज का उसे उद्देश्य बताना, ये क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों करना चाहिए, उसके लिए उसको हमें वक्त दिया और हर हफ्ते उसको फॉलोअप के लिए बुलाया। तो अभी उसके सब मेडिसिन बंद है, क्योंकि हम एक साथ उसकी मेडिसिन बंद करना नहीं चाहते थे। तो धीरे धीरे करके हमने उसके पूरे मेडिसिन बंद कर दिए, और अभी वो सिंपल विदाउट मेडिसिन अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है। सिर्फ अपने वेट लॉस के लिए हमें उसको शोधन करना है, तो पंचकर्म शुरू किया है। इस तरह से अजीर्ण से किस तरह अवसादक तक हम जा सके, इसका ये अच्छा उदाहरण हमें देखने मिला। और इस चीज को समझने के लिए हम हमारे गुरु को बहुत ही यानी अभिवादन करते, या कि इस छोटी चीज को साइकोलॉजिस्ट तक न जाने के लिए और हमारे पास किस तरह ट्रीट हो सकते हैं, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये केस है 25 साल के मेल की। इसमें कटिशूल था, पेन रेडिएटिंग टू राइट लेग, कटी स्तंभ था, दक्षिण पाद में चिमचिमायन थी, दक्षिण पाद में सुप्त था पर अल्प प्रमाण में थी, संक्रमण सशूल सशक्त, सकष्ट करना पड़ता था और स्थौल्यता थी। आप देखें तो इसकी L5-S1 के बीच की डिस्क प्रोलैप्स है। या तो अनियमित दिनचर्या तो थी, अतीत काल भोजन था, अजीर्णासन था, विरुद्धासन था, जंक फूड का यूज बहुत था, कॉलेज गोइंग भी था वो, अव्यायाम था, अर्गोनॉमिकली फॉल्टी पोस्चर, बहुत तेजी से बाइक चलाना, कहीं भी लेट जाना, सोफे पे कहीं भी सॉफ्ट हो हार्ड हो कैसे भी सोफा हो उसमें लेट जाना,
कहीं भी कोई भी चीज को विदाउट ergonomics यानी घुटने मोड़ के उठाना चाहिए तो कैसे भी उठा लेना। तो ऐसे चीजों से जब दोष ऑलरेडी प्रकोपित रहते हैं शरीर में और वो खवैगुण्य बन जाता है, तब कोई भी निमित्त कारण से इस तरह से व्याधि हो जाती है। क्योंकि 25 साल में स्लिप डिस्क होना ये कोई नॉर्मल यानी विदाउट आघात, ये आघातजन्य केस नहीं है। ये पूरी तरह से बॉडी में दोष प्रकोप होता है, दोषों का संचय होता है और जहाँ पे भी हमें ज्यादा निमित्त कारण मिले वहां ये व्याधि होता है। तो ये केस हम अगर देखते हैं तो हमें इसमें शुरुआत में रुक्षण चिकित्सा दी, आम पाचन और लंघन करवाया, फिर वालुका पोटली श्वेत, लेप चिकित्सा, उद्वर्तन और मृदु विरेचन। ये हो जाने के बाद जब थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा आम पाचन भी हो चुका है और निराम अवस्था आने लगी, फिर संवहनन, पत्र पोटली श्वेत, सर्वांग तेल धारा। और इसे व्यत्यसात में हमने लिया क्योंकि थोड़ा ये कफ आवृत्त वात की केस बनती है, जिसमें कफा के आवरण से वात दोष जो व्यान और उदान इस चीज को प्रकोपित करे, सॉरी व्यान और अपान इसको प्रकोपित करे, इस तरह से हमें लगी तो हमने व्यत्यसात उसे पत्र पोटली श्वेत और सर्वांग तेल धारा दी। फिर उसके बाद बस्ती चिकित्सा की, उसमें एरंडमूलादि बस्ती, लेखन बस्ती और सहचर तेल बस्ती का यूज किया। और जब ये पूरी तरह से दोषों का क्षय होने लगा और सब दोषों का एक एक करके हमने उसे मैनेज किए, उसके बाद रक्त मोक्षण में सिरावेद किए। तो ये पेशेंट का अभी ऑपरेशन टल चुका है और ये पेशेंट को ऑपरेशन की अभी जरूरत नहीं है। साथ में जो औषध चिकित्सा दिया है उसमें हमने एक योग बना के रखा है, जिसे महायोग राज गुग्गो वात विध्वंस रस, एकांगवीर रस, सूचशेखर रस और भावना दी हुई है और अश्वगंधा रिष्टा, बस इतने ही मेडिसिन दिया और ये पंचकर्म किया। तो ये पेशेंट अभी व्यवस्थित चलता है और इसे जो जो हमने हेतुओं का निरसन करने बताया है वो भी फॉलो कर रहा है और पेशेंट का अच्छा फॉलोअप भी है। तो जो ऊपर की भी डिस्क अगर देखें हम तो उसमें भी बल्जिंग शुरू हुई है, तो हमें उसे वो भी समझाना है कि ergonomics किस तरह से फॉलो करना है जिससे आगे की चीजों पे भी इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि अभी सिर्फ 25 साल का है और आगे उम्र बहुत निकालनी है। उसके आगे की अगर केस देखें तो जब स्पॉन्डोलोसिस या स्पॉन्डोलिस्थेसिस कई साल तक होते रहता है तो हल्के हल्के उसमें कभी कभी फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं या फिर जो फैसेट जॉइंट होते हैं वो रुक्ष हो जाते हैं और उसके कारण कोई ना कोई वर्टिब्रल बॉडी ये थोड़ी स्लिप हो जाती है, इसे हम स्पॉन्डोलिस्थेसिस कहते हैं। तो एक प्रकार से वो भ्रंश हो जाता है, पर ये कंडीशन आघात से ना होती हुई कई साल तक ये लोग इसी तरह से उस चीज को मैनेज करते रहते हैं। ना कोई ये जो है ये 45 इयर्स फीमेल है, घर के काम करना, वही चीज बार बार उठाना, कोई भी चीज का पालन ना करना। तो ये जो L4 L5 है, उसमें L5 में दिस वर्टिबल कॉलम थोड़ा वर्टिबल बॉडी थोड़ी बाहर आ गई है, आपको इसमें दिख जाएगा। इसके लिए मैंने एक पिक्चर और प्रेजेंटेशन भी रखा है। तो इस केस में क्या है कि हमें इसे कंप्लीटली स्टेबलाइज करना पड़ता है। तो हमारे हॉस्पिटल में हम इन्हें 21 डेज के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं, साथ में सब प्रकार की चिकित्साएं शुरू करते हैं। तो कंप्लीट बेड रेस्ट हार्ड सरफेस पे देते हैं, ये इसमें एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो जाती है, क्योंकि जो एंगल है वो अगर हम स्टेबल रखें, जैसे फ्रैक्चर्स में हाथों को कास्ट लगाते हैं और उसको अचल करते हैं, उसी तरह हमें पीठ को अचल करना है और उसमें कोई भी मूवमेंट ना होने देना है। और साथ में फिर वही कफ आवृत्त वात की चिकित्सा करना है कि पहले रुक्षण करा लेना है, फिर पत्र पोटली श्वेत तेल धारा, सर्वांग तेल धारा और बाद में बस्ती क्रिया और सिरावेद। ये एक केस है, इसमें 55 इयर्स के मेल है, ये खुद फार्मर है। तो इसमें हम अगर MRI में आपको देख रहा होगा कि कॉम्प्रेशन पैथोलॉजी थी कई सालों तक और उसके बाद इसे वहां पे कॉर्ड एनिमा बन गया। ये कॉर्ड एडिमा के कारण उन्हें क्वाड्राप्लेजिया था और ये बेड रिडन थे। हमारे पास जब लाए थे तब उसमें उभय पाद क्रिया अल्पता, स्ट्रेचर पे लाया था, उभय हस्त क्रिया अल्पता,
पाद शैथिल्य थे, दोनों पैरों में भी शैथिल्य थे, संक्रमण बिल्कुल कर नहीं पाते थे। इनका बॉवेल और ब्लैडर, मूत्र और मल, ये दोनों का कंट्रोल नहीं था। मांसपेशियों में क्षय होते जा रहा था, क्योंकि ये कई सालों से पेशेंट का 2 या 3 साल से तो कई ट्रीटमेंट्स ले ही रहे थे। मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। थोड़ी इससे आपको अवस्था है उसकी पता चल जाए। ये देखिए कि हमारे यहाँ के लोग उसे आधार दे के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको हमने कैथेटर भी लगा के रखा है, और मल का भी कंट्रोल इनका नहीं था। क्षीणत्व आ गया था कि कई मेडिसिन भी शुरू थे, और कई सालों से डिसीज भी उसी तरह से था। इनके हेतुओं में विषम आसन, मद्य सेवन, सिगरेट, टोबैको इस तरह से भी था। भार वहन बहुत करते थे, एक्सेसिव भार वहन करते थे। ऑर्गेनोमिक फॉल्टी थी। अत्यंबुपान था, विरुद्धाहार था, अभिघात था, एक बार गिरे थे वो। तो इस तरह के हेतु मिले। उनका भी पूरा मॉड्यूलेशन करके हमने, जब हमारे पास आए तब से सवनन मन्ना पिचू, स्वेदन में पिंड स्वेद दिया, अजमास रस और कुकुटांड का मिश्रण करके, बल्य करके, क्योंकि मांस क्षीणता बहुत आ गई थी। शायद वो पहले केस होगी स्थूलता की, पर उन्होंने कहा था मेरा वजन अच्छा था, पर हमारे तक जब तक पहुंचे तब तक पूरी मांस क्षीणता आ गई थी। और सर्वांग तेल धारा व्यक्तिसाथ देते रहे हम। बस्तियों में भी अनुवासन बस्ती, दशमूल मज्जा बस्ती और तिक्तक क्षीर बस्ती, इस तरह से इनका चिकित्सा चली। तो 7 डेज के बाद का अगर हम वीडियो देखें, तो जो 3 से 4 लोग उनको लग रहे थे लाने में, अब वो 2 लोगों पे आ रहे थे कि थोड़ा थोड़ा वो मूवमेंट उनकी बढ़ रही थी। थोड़ा पैरों में क्रिया बढ़ रही थी, थोड़ा बल बढ़ गया था पेशेंट का। और एक 21 डेज के बाद वो कैथेटर हमने रिमूव कर दिया, उनको यूरिन पॉट देना शुरू किया, साथ में पास में ही कमोड चेयर लगा दिया, और वो अभी आप देख सकते हो कि वो खुद से चल रहे हैं वॉकर के सहारे। वीडियो विजिबल है। यस। तो इस तरह से अभी ये खुद वॉकिंग कर सकते हैं। पूरी तरह से ब्लैडर कंट्रोल नहीं आया, पर वो बता सकते थे कि मुझे पॉट दीजिए, तब तक का उनके पास कंट्रोल रहता था। पर कैथेटर निकलने से उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रेज हुआ, और वो जो और आगे बढ़ने की उम्मीद उनको मिलने लगी। तो उस आधार पे, और उन्हें प्रैक्टिस भी दिया जाता था बीच बीच में, कि कैथेटर को ब्लॉक करके हम देखते थे, फिर उसके बाद ही हमने इसे रिमूव किया। इस तरह से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, माइलोपैथी और क्वाड्रिपैरेसिस, इस तरह की एक केस थी। तो कफावृत्तवात, यही हमारा इसमें भी संप्राप्ति में थोड़ा सा उल्लेख था, और उस आधार पे हमने लिया। पर कॉर्ड एडिमा ये होने के बाद
उसमें क्रॉनिसिटी भी बहुत बढ़ने के बाद उन्होंने कई स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट और न्यूरोटिक ट्रीटमेंट्स कई चीजें लेने के बाद भी उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा था। पर इस तरह से जब हमने हमारे पास जब पेशेंट 21 दिन रहता है तो आहार भी हम दे सकते हैं, हम उन्हें एक्सरसाइज भी हम करवाते हैं, तो ये सब हमारे कंट्रोल में रहता है, तो हमें उपशय देने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ये आगे की केस है, ये कोलैप्स फ्रैक्चर की केस है। ये इसमें 70 इयर्स के मेल है, इनका ओस्टियोपोरोसिस होने के कारण फिर कोलैप्स फ्रैक्चर हुआ था। इसमें आप देख सकते हो L1 का कोलैप्स फ्रैक्चर था। तो इसमें हमने इनका भी मोबिलाइजेशन कंप्लीटली रोक के इन्हें हार्ड सरफेस पे रखने के बाद इनकी चिकित्साएं भी इनके टेबल के बाजू में ही की जाती है, इन्हें कोई भी मूवमेंट दिया नहीं जाता, कंप्लीट यानी कंप्लीट बेड रेस्ट ही रहता है, और फिर हम चिकित्साएं उनके बेड पे जाके करते हैं। हमारे ऐसे हमारे पास व्यवस्थाएं हमने बना के रखी है। और फिर इनका लाक्षादी तेल और मुरिवेन्ना तेल से संवर्धन होता था, षष्टिकशाली पिंड श्वेत, अजामास रस और कुकुडांडस के साथ, और सर्वांग तेल धारा, नारायण तेल, धन्वंतरम तेल, कार्पस्यादि तेल से, और अनुवासन, दशमूल मज्जावस्थी और तिक्तक शीरवस्थी, इस तरह का इनका हमने क्रम रखा था। इनका भी हीलिंग एक 2 महीने में अच्छा हुआ और ये खुद चलते है अभी। एक पॉट स्पाइन की केस है। इस केस में अगर हम देखें तो इन्होंने 7 मंथ की, हमारे पास जब आए थे तब 7 मंथ की उनकी ऑलरेडी ड्रग हो चुकी थी, 6 महीने का ड्रग हो चुका था कंप्लीट। तो 6 महीने के केस में के बाद भी इनका कोई भी बॉडी में चेंजेस नहीं हो रहे थे। तब हमने तब हमें ये देखना चाहिए कि भले ही ये पॉट स्पाइन हो, पर जब तक दोष दृष्टि नहीं हो या फिर दोषों का कहीं संचय ना हो, तब तक भूत व्याधि या भूत संसर्ग नहीं होता है। तो शुरुआत में भूत संसर्ग अगर हुआ भी हो तो उसके लिए आप प्रबल उपद्रव है वो, इसलिए हमने उसकी पहले चिकित्सा एंटी ट्यूबरकल ड्रग से अगर कर ली, पर बचा हुआ जो दोष है, जो कफा है, जो वात है, जिसके कारण ये व्याधि आगे बढ़ा हुआ है, उसको शमन करना, उसका चिकित्सा करना, ये हमें मुख्य इसमें देखना चाहिए। ना कि पॉट स्पाइन है तो हम सिर्फ उसी पे ज्यादा ध्यान दे सके। पॉट स्पाइन ये उपद्रव था, जो दोष दूसरी ऑलरेडी थी, जो दोष संसर्ग संश्लिष्ट दोष वहां पे थे, उस संश्लिष्ट दोषों के कारण उसमें भूत संसर्ग हुआ, और फिर वो उसका उपद्रव के स्वरूप में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स लिया, पर तो भी उनका जो पाद शैथिल्य था, शूल था, उनका कमर ना उठा पाना, ये सब उसके बाद का बचा हुआ था। तो इस तरह से हमें सोच के इसे भी हमने षष्टिकशाली पिंड स्वेद और सर्वांग तेल धारा का व्यत्यसात चिकित्सा दी थी। पर शुरुआत में इन्होंने इन्हें हमें पहले रुक्षण कराना पड़ा, पहले कुछ दिन तक वालुका पोटली, उद्वर्तन और लंघन, ये हमने करवाया एक 7 दिन, और उसके बाद फिर षष्टिकशाली पिंड स्वेद, सर्वांग तेल धारा और बस्ती क्रिया, इस तरह से किया। तो इसके भी आपको मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ। ये पेशेंट स्ट्रेचर पे ही आई थी। जब हमारे पास आई थी तो फर्स्ट टाइम का वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, पर सेकंड टाइम में देखिए कि ये पेशेंट अभी खुद ही थोड़ा चलने की कोशिश कर रही है। इनका पाद उत्थापन 0 था जब आया था, शैथिल्य पूरी तरह से पैरों में था, इनका ब्लैडर कंट्रोल और बाउल कंट्रोल अच्छा था, पर जा ना सकने के कारण उनको बेड पे ही सब चीजें करना पड़ता था। और जब अभी ये फॉलोअप में, अभी एक दो साल से हमारे फॉलोअप में है पेशेंट, और अभी उन्होंने रिसेंटली हमें एक वीडियो भेजा कि मैं क्या कर रही हूँ अभी फिलहाल, तो वो दर्शन के लिए, माता जी के दर्शन के लिए गई है। तो इस तरह से भी पेशेंट का मनोबल बढ़ सकता है। और इस तरह पर हमने उनको कहा कि इतना भी साहस, अति साहस अच्छा नहीं है,
पर तो भी कई उन्होंने बहुत साहस करके कई सीढ़ियां चढ़ के ऊपर दर्शन के लिए गए, जो शायद कोई मन्नत वगैरह होगी तो उन्होंने पूरी की। पर इस तरह से एक केस को हमने डील किया। ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस की केस है। इसमें भी दो प्रकार के केसेस है। एक जो है वो क्रॉनिक केस है। ये जो एक्सरे है ये 70 साल के पेशेंट का केस है। तो हम अगर जब क्रॉनिक केसेस देखते हैं तब उसमें हमें थोड़ा सा विचार बदल जाता है, क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी कई जगह से आया हुआ रहता है, उसमें ट्रीटमेंट्स ली रहती है और व्याधि का भी कई साल हो जाने के कारण, क्रॉनिसिटी के कारण कुछ दोषों का जो स्वरूप है वो भी बदल जाते हैं। तो हमें इससे थोड़ा, हम जब पूरा हिस्ट्री वगैरह लिया तब हम गंभीर वात रक्त जैसे हमने इसको डील किया, तो हमें इसमें अच्छा रिजल्ट मिला। तो सर्वांग स्वेदन, हम इसको सर्वांग स्नेहन इसे पिंड तेल से किया करते थे, षष्टिकशाली पिंड स्वेद करते, फिर तेल धारा करते थे, क्योंकि थोड़ा वात के गुण हमें इसमें ज्यादा मिल रहे थे। और फिर वेतरम बस्ती इसमें बहुत लाभदायक बस्ती थी। और साथ में अनुवासन व्यत्यासात दे रहे थे। कभी निरू का शोधन भी मृदु शोधन में करवाते थे, और रक्त मोक्षण में सिरावेद और जलोकाउचार। इस तरह से हमने केस डील की। एक केस एक्यूट भी आती है। उस एक्यूट केस में जो नव आमावात जैसे लक्षण लेके आती है, तब उसमें पूरी बॉडी में स्तंभ रहता है, प्रातः स्तंभ रहता है, कुछ काम करो तो थोड़ा हल्का महसूस होता है, बाद में थोड़ा सा रात तक फिर से स्टीप हो जाती है, रात भर सोते हैं तो फिर सुबह में स्टीफनेस महसूस होती है। तो इस तरह से लक्षण आते हैं। मूवमेंट करने में दिक्कत जा रही थी, कोई भी नीचे झुकने में दिक्कत जा रही थी, इस तरह से केसेस थी। तो इसमें हमने रुक्षण चिकित्सा पहले दीपन पाचन औषधि और आहार से कराई, फिर लेप इसमें मुख्य चिकित्सा करके पहले यूज किया, बालुका पोटली श्वेत का यूज हुआ, फिर उद्वर्तन, मृदु विरेचन पे शुंठी और एरंड तेल का, या फिर अल्टरनेट में कभी गंधर्व हरित की चूर्ण दिया देते थे, कभी एरंड तेल कई दिनों तक कोई पेशेंट लेना नहीं चाहता, तब फिर हमें थोड़ा सा कुछ बदल करना पड़ता है। और वेतरम बस्ती, इस तरह से पेशेंट का डील किया तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। पृष्ठवंशगत स्नायु अस्थि और संधि, इसमें वात दोषादि और रक्त दुष्टि, इन दोनों का सोच के ट्रीटमेंट करना इसमें लाभदायी रहता है। आम पाचन, वात कफ पित्त और रक्त हर चिकित्सा हमें देखना पड़ता है। और आमवत चिकित्सा और रक्तवात ऐसी तरह दो, क्रॉनिक और एक्यूट, इस तरह से हम इसे डील कर सकते हैं। तो और कुछ चीजें थोड़ी सी जैसे कि सर का जो रहता है कि पहले हेतु निकालिए, तो पेशेंट को जब तक हम वक्त नहीं देंगे तब तक हेतु निकाल नहीं पाते। तो शुरुआत में कुछ चीजों का हमें वक्त, पेशेंट को काउंसलिंग करना पड़ता है, फिर लोगों को मिथ्स हटाने पड़ते हैं, फिर लोगों को अपने आहार के बारे में बताना है। तो ये सब चीजें किस तरह से करना, क्या करना, इसके लिए हमने केस पेपर्स बना के रखे हैं, काउंसलिंग के सेशन बना करते हैं, और एक ही बार में सब नहीं बता देते, थोड़े से 7-7 दिन के अंतराल में उनको समझाते हैं। तो कुछ कुछ छोटे चीजें भी हमने अभी नए इंट्रोड्यूस किए। जैसे सर ने कई बार वाचन, जब संहिता वाचन करते थे तब सर बताते थे कि जो शास्त्र में पढ़ते हो उसको लगा के देखिए, जब तक एप्लीकेशन नहीं करके देखोगे, जब तक पेशेंट पे उसका अनुभव नहीं करोगे, तब तक शास्त्र पढ़ा इसका पूर्णत्व नहीं मिलेगा। तो हम छोटी सी चीज एक मैं बताता हूँ और फिर पूर्ण विराम करता हूँ कि कुछ गर्ल्स हमारे पास आती है कि हमें स्थूलता है, हमें जल्दी से वेट लॉस करवा दीजिए, किसी की शादी रहती है, हमें वेट लॉस करवा दीजिए। तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो कई स्पाज में जाके आ चुकी रहती है, वेट लॉसिंग स्लिमिंग सेंटर्स में जाते हैं, कुछ सलाद ही खाते रहते हैं, ऐसी कई चीजें रहती है उनमें। पर जब हमें जैसे नागपुर जैसे उष्ण प्रदेश में भी हमें कुछ अगर चीजें करना रहा, तो वेट लॉस में दो चीजें हो सकती है कि एक तो है फैट लॉस, जो सबक्यूटेनियसली जो फैट दिखता है उसका भी
लॉस होता है, और एक विसरल फैट रहता है जो अंदर में जमा होता है, जिसे हम मेद कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उद्वर्तन जैसे चूर्ण हमने बना के रखा है, जिसमें त्रिफला, आंबे हळद, मंजिष्ठा, सारीवा, जो स्किन के लिए भी थोड़ा अच्छा हो, रक्त विशोधन करे, और कुछ उष्ण औषधि है, उसका हमने एक पाउडर बना के रखा है। तो उन पेशेंट्स को हम उद्वर्तन कराते हैं, और उसके बाद अनअग्नि श्वेत में जो गुरु प्रावरण बताया गया है, उस गुरु प्रावरण का हमने एक कन्वर्शन किया, और उसी उद्वर्तन चूर्ण को उनको हम पानी में या उष्ण जल में लेप कराते हैं, और पहले प्लास्टिक, फिर चद्दर, और फिर ब्लैंकेट डाल के गुरु प्रावरण जैसे उनको 15 से 20 मिनट तक रखते हैं। तो कुछ प्रमाण में श्वेत प्रवृत्ति होती है, और जो सुकुमार त्वक वाली या फिर सुकुमार प्रकृति वाली जो लड़कियां होती है, उनमें वेट लॉस से पहले जो उनका एक्सपेक्टेड रहता है फैट लॉस या फिर इंच लॉस जिसे कहते हैं, वो भी मिलता है। तो इस तरह से भी हम शास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। तो एक गुरु प्रावरण से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो इनको पहले बार में ही जो कुछ बाहर जाते हैं फिर ये लड़कियां, तो उनको कुछ लोग बोलते हैं आप तो बारीक लगने लगी, आप तो थोड़ा सा आप वेट लॉस दिख रहा है। तो उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके बाद वो हमारे पास फिर से आती है और फिर डिटेल ट्रीटमेंट्स लेना शुरू करते हैं। तो हमें शास्त्रों को इस तरह से भी यूज करना पड़ेगा जो लोगों को रिजल्ट देंगे, और उससे हमें आगे पेशेंट्स को पूरी तरह आयुर्वेद पे कन्वर्ट करने के लिए चांस मिलेगा। तो ऐसे कई चीजें, जैसे यवान्ना का मैंने बताया, हम यवान्ना भी बहुत लोगों को देते हैं। इसका भी छोटे छोटे रेफरेंस है, पर इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सर जब सिखाते थे तब हम इन चीजों को उतना महत्व पता नहीं चलता था जितना सर हमें बताते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो जब तक करते नहीं तब तक पता नहीं चलता। जब हमने इसको हमारे प्रैक्टिस में लगाया तब हमें इसका इम्पोर्टेंस पता चला, तब हम इस चीजों के फैन हो गए। और अब हम हर चीज ढूंढते हैं कि इसमें से क्या मिले और इसमें से क्या मिले, आहार किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं अपन, ये व्यायाम किस तरह डिजाइन कर सकते। तो हमने डिजाइनिंग के मॉड्यूल में हमने इसे बनाना शुरू किया। तो ऐसे इसमें हमने लाइफस्टाइल, जो हमने लाइफस्टाइल क्लिनिक के नाम से हम चलाते हैं, और कई लोगों को इस पे ही ज्यादा से ज्यादा वेटेज देके बिना कम मेडिसिन में, उसमें मेडिसिन ज्यादा यूज ना करे, इस तरह से भी इसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो सब केसेस हो गए हैं, और मैं धर्माधिकारी सर की आज्ञा लेके इसका अंत करता हूँ, और समिति का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे लेक्चर के लिए बुलाया। धन्यवाद। धन्यवाद वेद सर। ओंकार, धन्यवाद। प्रश्न घ्या। प्रश्नोत्तर। धन्यवाद वेद सर। इसके व्याख्यान पर किसी के सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। मलाच एक प्रश्न आहे वेद सर, हा बोला ना। तुम्ही ते उद्वर्तन देता ते किती दिवस आणि म्हणजे किती दिवस देता? उद्वर्तन जसं वेट लॉस साठी जर पेशंट असेल, जर स्थौल्यताचा पेशंट असेल, तर स्किन टाइप आम्ही बघतो, कारण उद्वर्तन हा वृक्ष होऊन जातो, तर काही लोकांच्या स्किनला सूट होत नाही, तर आम्ही त्याचा काय 3 प्रकारामध्ये वापर करतो। एक तर पहिल्या वेळेस सुरुवातीला फक्त उद्वर्तन, वृक्ष उद्वर्तन, त्याच्यानंतर आम्ही त्यांना त्याच्यामध्ये मधू आणि जल मिक्स करून उद्वर्तन, आणि तिसऱ्या दिवशी दुग्ध घालून उद्वर्तन, आणि पुन्हा मग हे रिपीट करून वृक्ष, मधुयुक्त आणि दुग्धयुक्त, तर याने तिन्ही वृक्षण पण होत असतं आणि स्किन पण अफेक्ट होत नाही। तर असं जवळपास 7 to 15 डेजचा तरी कमीत कमी आपण वापर करावा। आणि ते म्हणजे जसं आपण संवाहन करतो त्याप्रमाणे ते लावता का? म्हणजे संवाहन करतो त्या प्रकारेच करायचं। फक्त काही लोकांना सूट नाही झालं तर सहस्नेह उद्वर्तन पण करता येतो, जे सहस्निग्ध उद्वर्तन पण करता येतो। आणि हे आपण आपल्याकडे करतो हे 15 डेज,
पण आपण मग ते हम्म, पॅकेट्स त्यांना पण उपलब्ध करून देतो आणि आपण ओके. त्यांना सांगतो की आपल्या घरी कळलं. आंघोळ मधली साबण बाजूला ठेवा आणि रोज मसूरची डाळ अर्धा किलो आणि आम्ही दिलेलं उद्वर्तनचं चूर्ण अर्धा किलो याला मिक्स करून बाथरूम मध्ये ठेवणे आणि याच्यातलंच एक वाटी रोज काढून त्याच्याने आंघोळ करणे. हा त्याचा फॉलो ट्रीटमेंट राहील. Yes. आम्हाला अंदाजे तरी 1.5 इंचापासनं तर 3.5 इंचापर्यंतचे लॉसेस लोकांमध्ये भेटले आहेत ह्याच्यामध्ये. ओके. छान. एक प्रश्न आलाय, यव म्हणजे बार्ली ना? हा, ही, यव म्हणजे बार्ली 2 प्रकारे मार्केटमध्ये मिळतं. एक म्हणजे जी पूर्णपणे तुषासकट असतं आणि एक हल्ड बार्ली मिळतं. जी तुषासकट असतं ती आम्ही गव्हामध्ये टाकून दळून आणायला सांगतो आणि जी हल्ड बार्ली आहे तिला आपण डायरेक्ट उपमा किंवा एखादा नवीन पदार्थासारखा आपण सूप किंवा कशा याच्या प्रमाणात डायरेक्ट वापरू शकतो. त्याला हल्ड बार्ली म्हणतात. किती प्रमाणात यव घ्यायला सांगतात गव्हामध्ये? जसं गव्हामध्ये 50% गहू, 40% यव आणि 10% नाचणी वापरायला लावतो. तसं ज्वारीमध्ये पण सेम प्रमोशन मध्ये करतो. पण अजून एक अजून ऍडिशन करतो आपण याच्यामध्ये की थोडं वृक्षता वाढू नये म्हणून ज्यावेळेस कणिक किंवा कणिक मळायचे असतं किंवा सोबत पीठ पण मळत असतात भाकरीसाठी, त्यामध्ये आम्ही 2 भाकरीला आणि 3 पोळ्याला साधारण 1 चम्मच त्यांना एरंड तेल टाकायला लावतो मळताना. त्याने 2 उद्देश साध्य होतं. एक तर नित्य विरेचनासारखा तो लघु सूक्ष्म लीन दोषांना आपण आहारातून कमी करू शकतो. सोबत जी पोळी आणि जी फुलकं आणि भाकर आहे ती मऊ बनतं. तर ती खायला पण सोपी जातं कारण यव थोडं वृक्ष होऊन जातं. पुन्हा एकदा उद्वर्तनाचाच प्रश्न आहे पण आपलं झालेलं आहे, तर ज्यांना ऐकायचं असेल त्यांनी पुन्हा रेकॉर्डिंग ऐकू शकतात. अजून कोणाला काही प्रश्न, किसी को अगर प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं. हेलो सर. हाँ सर अगर स्थूल्य का पेशेंट में जैसे प्रवाहिका जैसे लक्षण है तो वहां पे हम मतलब वातानुलोमन भी आवश्यक है ना स्थूल्य के पेशेंट में? तो जैसे एरंडा तेल डालेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, तो इसके लिए हमें पहले जैसे गृहिणी IBS ऐसे पेशेंट की पहले उसकी ट्रीटमेंट करके फिर स्थूल्य की ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है. प्रवाहिका में हमें देखना है पहले दोष कौन सा ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है. अगर वो कफ दोष है और कहीं अग्निस्थान में ही दृष्टि है तो हमें वैसे भी पहले लंघन पाचन कराने के बाद ही ये सब चीजें शुरू करना है. तो शुरुआत में ही सब एकदम से एरंडा तेल यूज करना चाहिए ऐसा नहीं है, बस शुरुआत में हम अलग तरह से यूज कर सकते हैं और बाद में उसका एरंडा का स्नेह अनुलोमन के रूप में यूज करना पड़ेगा. तो दोषों पे ही वो अवस्था रहेगी. सभी को एक जैसा रूल शायद ही लगेगा. ओके सर. और एक बार स्थूल्य की मतलब जैसे हम कल्प देते हैं आरोग्यवर्धिनी ऐसे जैसे, तो ये हाँ. कितने दिन तक देने चाहिए? जैसे हम एक मंडल देते हैं फिर उसको ब्रेक करते हैं फिर बाद में फिर से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे हम क्योंकि कोई कोई पेशेंट का वेट बहुत होता है तो वो हाँ. कब तक हमें करना चाहिए औषध शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा, और फिर बाद में हम आहार तो हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं, तो वो हाँ. कितने दिन तक हम करना है? जैसे अभी हमारे पास 140 केजी के भी पेशेंट है, 110 केजी के पेशेंट है, तो हमें इन्हें टारगेट्स देना पड़ता है. तो जैसे हम एक इंटरनेशनल टारगेट के हिसाब से चलेंगे तो 1/10 ऑफ द बॉडी वेट इन 6 मंथ ऐसा कहा है. तो वो क्यों कहा होगा, उन्होंने भी रिसर्च कराया था. तो हमारे इसमें भी दिया है कि कोई भी चीज को तुरंत ना निकाले. हर चीज का मेटाबॉलिज्म में क्या कन्वर्शन हो रहा है, चय अपचय में क्या हो रहा है, अग्नि कितनी प्रबल हो रही है, अग्नि की दृष्टि कितने लेवल तक है, उसकी अग्नि कौन से अवस्था की है,
उसमें कितने प्रमाण में हेतु का सेवन हो चुका है, कितना क्रॉनिसिटी है, उस आधार पे मेडिसिन कितने दिन देना है वो डिसाइड होगा। हमें उसे इस तरह से 2 महीने देना चाहिए या 6 महीने देना चाहिए, इस तरह से पेशेंट देखे बिना बताना बहुत मुश्किल होता है। पर हम इस तरह से उसको कर सकते हैं कि 1/10 ऑफ द बॉडी वेट तो भी हमको मेडिसिन देना है, और उसके बाद उसको आहार और विहार पे ही करने लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पेशेंट कई सालों तक मेडिसिन यूज नहीं कर सकता, महीनों तक भी यूज नहीं कर सकता, वो भी परेशान हो जाते हैं और हमें भी देने में कई दिक्कत जाती है। तो हमें इसका दूसरा पहलू ये देखना है कि आहार ही किस तरह से हमें मेडिसिन के रूप में उसे यूज कर सके, किस तरह से उसको अनुलोमन आहार में से हो जाए, ये भी हमें थोड़ा सा संकल्पना बैठाना बहुत जरूरी होती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ सर और क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हाँ हाँ। स्थौल्य स्थौल्यता जानुशूल में अपतर्पण करे या संतर्पण, ऐसा क्वेश्चन। ये हेतुओं पे निर्भर है कि अपतर्पण करे या संतर्पण। अगर हेतु संतर्पण के मिल रहे हैं तो हमें कुछ दिनों तक अपतर्पण करना है, जब तक दोष ये आम से और कोई संश्लिष्ट या फिर आवृत तत्व से पूरी तरह साफ ना हो जाए या फिर निराम ना हो जाए, तब तक हमें अपतर्पण करना है। पर उसके बाद उसे धातुओं को कभी भी दोष क्षय होने के बाद धातु क्षय ना हो, इसका हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर दोष क्षय होने तक ही अपतर्पण करना है, कोई भी व्याधि हो, उसके बाद संतर्पण क्रिया करना चाहिए। पर साथ में पेशेंट का आहार विहार सही रहे उस तक, यानी उन्होंने नहीं तो फिर से हेतु लेना शुरू कर दिया तो फिर हम संतर्पण कर रहे हैं और साथ में वो भी संतर्पण हेतु शुरू कर रहे हैं, तो उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो जानुशूल कौन से अवस्था का है, कौन से प्रकार से बना है, वो आम वात जन्य है या फिर वातज जानुशूल है, तो हमें उसके दोषों की संकल्पना देखना बहुत जरूरी है, और उसके बाद ही उसे संतर्पण या अपतर्पण में। जैसे प्रमेय में हमने देखा कि कई लोग कहते हैं कि प्रमेय है यानी अपतर्पण ही करते रहना चाहिए, पर प्रमेय में भी एक लिमिट के बाद संतर्पण कहा गया है। उसमें कहा गया है कि संतर्पण में वह ही कार्य, यानी सिर्फ अपतर्पण करते रहे ये चिकित्सा नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद शायद हम दोष पाचन दोष क्षय के बाद धातु क्षय की तरफ भी जाना शुरू कर सकते हैं। तो हमें वो समीक्षा करते करते करना। मिलो। हेलो, हाँ सर। हाँ, सिद्धिस्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 57-58 दाखव। हो सर। वेद या श्लोकावर भाष्य कर, तो श्लोक दाखवतो त्याच्यावरती। सिद्धिस्थान 57-58-59। सिद्धिस्थान अध्याय 1 57-58-59। कफ हो सर। मेदो कफाभ्याम एक मिनट। मेदो कफाभ्याम अनिलो निरुद्धः। मी स्क्रीन शेअर करते. एक मिनिट, मी याच्यातलं काढतो.
सिद्धिस्थान हे पट- स- 57. पहिला अध्याय ना. हा. वाचू? हम्म. मेधः कफाभ्याम् अनितो विरुद्धः स्थूल शक्ति शङ्कितं श्वयतुन् स्नेहं तु युञ्जत् बुद्धस्तु तस्मै संशोधयेत् हि तान् विकारान् संवर्धयेत् हि तान् विकारान् रोगाः अन्ये अपि आवितर्क्यमाणाः परस्परे मार्गाः संशोधिता धातुभिः एव च अन्यैः स्वैः भेषजो न उपशमं व्रजति. भाष्य करू का मी, का तू करतोस वेद? करा सर. करू का? हो सर. हाँ, ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो अभी जो प्रश्न पूछा था, संधिशूल है, मेधोवृद्धि है, अपतर्पण करना या वातज्ञ शमन चिकित्सा करना, इस संदर्भ में ये श्लोक है. इसमें मेध कफाभ्याम, मेध और कफ से, और इसको अचिलेश तंत्रयुक्ति से आमों को भी लगा लो. मेध कफाभ्याम आमाभ्याम अनिलो निरुद्धः शूल करोति सुप्तिम करोति स्वयथुम करोति. शूल करता है, सुप्ति करता है, शोथ करता है, अन्य भी लक्षण कर सकता है. इस अवस्था में जिस व्यक्ति को यह ध्यान में नहीं आया कि यह संतर्पणजन्य है, वो व्यक्ति स्नेहन करता है. उसके लिए शब्द लिखित जो है युञ्जन, स्नेहम तो युञ्जन. युञ्जन ये वकार भी है, कंटिन्यूस करना. अगला शब्द है अबुदह, यानी जिसको इस विषय में निश्चित करना नहीं जम रहा है, ऐसा व्यक्ति संवर्धयति एव विकारान, विकारों को बढ़ाता ही है. ऐसे ही रोगास तथा अन्य, ऐसा और अन्य विकार भी है कि जिनकी अवरोध या संसर्ग का तर्क हम करने में असमर्थ होते हैं कभी कभी, और ये एक दूसरे को आवरण करके व्याधि करते हैं. और ऐसे व्याधि धातुओं से अवरुत व्याधि, आमों से अवरुत व्याधि, दोषों से अवरुत व्याधि, श्लेष्मा से पित्त से अवरुत व्याधि, रक्त से अवरुत व्याधि, स्वैहि भेषजैहि न उपशमं व्रजन्ति. शूल है, वातज है, सुप्ति है, ये अपनी यानी शुद्ध वायु की चिकित्सा से शांत नहीं होते. इतना साफ कहा है, इसमें कोई संशय नहीं है. इसकी टीका भी बड़ी अच्छी है चक्रपाणी की, वो भी मैं पढ़ता हूं. ऊपर से तीसरी लाइन, असम्यक न्यायमानाः हेतुम् आह परस्परेणेति दोषेण परस्परेण प्रतिबद्ध मार्गाः दुर्ग्रह भवन्ति. तथा धातु उसी प्रकार परस्पर दोषों से अवरत होता है, वैसे धातु से भी अवरत होता है, सम्मूर्छित होते हैं, ये दुर्ज्ञेय होते हैं, समझने में कठिन होते हैं. और ऐसे अविज्ञात रोग स्वयं ही भेषजै ही अपनी चिकित्सा से, यानी वात व्याधि की चिकित्सा से शांत, शुद्ध वायु की चिकित्सा से शांत नहीं होते. स्वयं भेषजै ही इति इसका अर्थ बताते हैं. स्वयं भेषजै ही का अर्थ बता रहे हैं कि मार्गावरोधादि कारण दोष, मार्गावरोध करने वाले कारण रूप जो दोष है, धातु है, अंतर निरपेक्ष, धात्वंतर निरपेक्ष, ऐसे जो
आवरण करने वाले धातु है उनकी बिना चिकित्सा किए एक निरपेक्षकैः एक दोष विषयैः केवल वायु की चिकित्सा करने से चिकित्सा उपशय मिलता नहीं है। तद ही तथा भूतानां भेषजम यौगिकम न भवति। किसी एक दोष की चिकित्सा यहाँ पर भी यौगिक नहीं होती है। अतो अनुपशयो उक्तः अतएव च दोषाणां परस्पर अवरोधात् धातु सम्मूर्छन विशेषांश अवगम्य व्याधौ प्रपंचो अनुसरणीयाः। इसलिए आवरण किसका है इसका विचार करना है। संस्कृत कौन किसका है उस विचार कर रहा है। पहले उसकी चिकित्सा करनी है और फिर वायु की चिकित्सा करनी है। ये नियम ग्रंथकार यहाँ पर ही बताते हैं और उस स्तंभ में भी बताते हैं। अभिप्राय एक ही है। चलो आगे। ये क्वेश्चन है खालित्य पालित्य की चिकित्सा हम कैसे विचार करें, ऐसे क्वेश्चन। खालित्य पालित्य ये जो डिसीज करके ढूंढने से अच्छा उसी तरह से जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दोष कौन से उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, साथ में धातुओं की अवस्थाएं क्या है, और खालित्य ये व्याधि कौन से उपद्रव के यानी कौन से दोषों के मार्गवजन्य से हो रही है या फिर डायरेक्ट धातु क्षय के हिसाब से हो रही है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ऐसे खालित्य है तो ये करना चाहिए, ऐसा डायरेक्ट रेफरेंस से नहीं हो पाएगी। हमें उसमें हेतुओं को भी ढूंढना पड़ेगा, उसमें हमें दोषों का भी समीक्षा करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट एक है कि अग्नि विचार करना चाहिए कि अगर बाल है यानी सिर्फ बाहर की चिकित्सा कर लिया, थोड़ा सा केस का लेप कर दिया, धावन कर दिया, इस तरह से उसका रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। इसमें अग्नि चिकित्सा ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसी से आगे में धातु पोषण अच्छा होगा, तभी जाके उपधातु भी अच्छे मिलेंगे और उसके मल का भी विवेचन अच्छा होगा। तो हमें इसमें उसी विचार से करना जरूरी है। और केश इसमें लिखा है पांढरे होण्यासाठी काय ट्रीटमेंट विचार करावा। सो ये भी उसी तरह से कि साम पित्त है या पित्त की अति वृद्धि है, साथ में या फिर कफ का अवरोध है या आम का अवरोध है, उसके कारण परतंत्र रूप से पित्त प्रकोपित है। कभी इस तरह से होता है कि लोगों की टेंडेंसी बन जाती है और स्किन पे भी हाथ पैरों के भी बाल जल्दी जल्दी सफेद होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अग्नि विकृति, पित्त विकृति इसमें ही जाता है। तो हमें उस तरह से उसका विचार करना पड़ेगा। तो इसमें हेतु क्या लक्षण मिल रहे हैं उस पे से दोषों का विचार और संप्राप्ति विचार करके ही हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, और किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो वात को ना बढ़ाते हुए कैसे अपतर्पण करें, ऐसा एक सवाल है सर। वात को ना बढ़ा के, अभी सर ने वही तो एक्सप्लेन किया कि वात बढ़ना। हेलो, वात को ना बढ़ाते हुए यानी हमें देखना है कि अपतर्पण करते वक्त कौन से दोष है, और वात अगर स्व हेतु से प्रकोपित हो तो वो बढ़ेगा। अगर वो परतंत्र प्रकोपित है या फिर किसी मार्गजन्य चीजों से प्रकोपित है तो वो नहीं बढ़ेगा अपतर्पण से। तो हमें उस लिमिट को भी देखना है कि हम अपतर्पण दोषशय जो मार्गजन्य थे या फिर जो मेद था या फिर आम था, वो जो भी चीजें थी उन सबको हमने कितना दोषशय कर चुके हैं, और अब वात पे हमें कब चिकित्सा करनी है, वात अनुलोमन कब करना है और वात का शमन किस चीज से करना है, स्नेह का वापर नाही मामा थोडं झोपलं वाटते।
ये सब अच्छा वो, चीजों हाँ एक हाँ सर। सर पुन्हा तुम्ही अनम्यूट व्हा, मला लक्षात नाही आलं. हाँ चरक के विविधोपक्रमणी अध्याय या अपतर्पण अध्याय, उसमें रूक्षण अपतर्पण लंघन करने की मर्यादा कैसी पहचानना, उसे क्राइटेरिया दिए हैं, वो ध्यान में रख के करना है. वो देखते रहना है कि पाचन ठीक हो गया है, लंघन ठीक हो गया है, अपतर्पण ठीक हो गया है, रूक्षण ठीक हो गया है, उसके क्राइटेरिया दिए हैं. वो देखकर हमें समझना है कि अब यहाँ लंघन बंद करना जरूरी है, यहाँ पाचन बंद करना जरूरी है. ये चरक ने खास करके लिखा है, तो उसके लिए मैं श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं बता देता. उसमें वातालोम्यम ऐसा कुछ है, और वो मूल में पढ़ लो. तो वो रूक्षण करने के बाद, लंघन करने के बाद ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ये और व्याधि शांत होने लगता है. और यदि इसके बाद भी हम लंघन करते हैं तो उसके परिणाम भी दिए हैं. इसलिए उसको पढ़ के, उस क्राइटेरिया दिए है, उसका उपयोग करके लंघन रोकना है. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. आज के लंघन सवाल मध्ये एक मिनिट ओंकार सर, हे लक्षण हो. आहेत का? वातमूत्र हो, हो. पुरीषाणाम विसर्गे बरोबर आहे. गात्र लाग. हो वाचा. लंघन बृहणीय अध्याय चरक सूत्रस्थान 22, त्याच्यामध्ये 34 ते 37 श्लोक नंबर 34. वातमूत्र पुरीषाणाम विसर्गे गात्र लाघवे हृदयोद्गार कंठ हास्य शुद्धौ तंद्राक्लमे गते स्वेदे जाते रुचौ चैव शुद्ध पिपासा सहोदये कृतं लंघनम आदेश्य निर्व्यथे च अंतरात्मनि. बस. लंघनाची लक्षणं आहेत. ही क्राइटेरिया निर्माण झाले, हे क्राइटेरिया आहेत. ही लक्षणं तुम्हाला दिसली की लंघन थांबवायचं आहे. जब आपको ये लगे कि महत्वभूत पुरुष का अनुर्बंध ठीक हो रहा है, देह में लाघव आ गया है, हृदय यानी मन प्रसन्न है, उद्गार शुद्ध है, कंठ शुद्धि है, तंद्रा नहीं है, क्लम नहीं है, स्वेद आ रहा है, रुचि उत्पन्न हो रही है, क्षुत पिपासा दोनों उत्तम है, ये और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है निर्व्यथे च अंतरात्मनि. व्यथा कम हो गई है, अंतरात्मा भी प्रसन्न है, व्याधि के लक्षण कम हो गए हैं, ये देखकर लंघन बंद करना है. और यही लक्ष्य, इन्हीं लक्षणों का उपयोग रूक्षण में भी करना है. अगले श्लोक में वो लिखते हैं कि रूक्षण में भी इन्हीं लक्षणों को देखना है. ये लक्षण जब प्राप्त होने लगते हैं तो धीरे धीरे रूक्षण कम करना है, अन्यथा अतिरूक्षण के, अतिलंघन के लक्षण आते हैं. आगे जब प्रश्न झाले असेल समारोप करा. ओंकार. यस, आज के सभी सवाल यहाँ पे हो चुके हैं. आदरणीय ऊपर सर की बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत ही अच्छे से आप पे रुग्ण अनुभव बताए. मैं आदरणीय अधिकारी सर जी से विनती करता हूँ. नाही नाही ना, मला हे बघ विलोमला हाँ सांग सर. करा. विलोप सर आहेत का? नाहीये. मैं सांगू का? तुम्ही समारोप करा. मेघनाथ हा बोला ना. तुम्ही हॅलो. करता समारोप? हाँ नाही करा, काही हरकत नाही. हा. सरांना विलोप सर जॉईन आहेत का? एक मिनिट चेक. आहेत का?
ठीक है, मैं करती हूँ। इस वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी सर के अमृत महोत्सव पूर्ति समिति में ये जो व्याख्यानमाला चली जा रही है, 1 साल से आगे हम ये व्याख्यानमाला चालू हमने 1 साल से पहले ही हमने ये व्याख्यानमाला शुरू की है और तब से ये शायद 11वां पुष्प है। यहाँ पे आज वैद्य वेद प्रकाश गहूकर इन्होंने अपने केसेस यहाँ पे हमारे सामने रखे और उसमें आयुर्वेद के द्वारा, सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा भी हम रुग्णों को उपशय कितना अच्छी तरीके से दे सकते हैं यहाँ पे बताया। हमें केसेस जो वीडियो के द्वारा वो केसेस हमें हमारे सामने सादर किए, इसके लिए मैं वैद्य वेद प्रकाश गहूकर इनको धन्यवाद देती हूँ। और वैद्य अनंत धर्माधिकारी जो कि हमारे गुरु है, वो यहाँ पे उपस्थित रहे और उन्होंने भी हमें कुछ चरक के संदर्भों के द्वारा हमें मार्गदर्शन किया, इसके लिए उनका भी मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पे आज हम रुकते हैं। ये जो व्याख्यानमाला है ये हर महीने में तीसरे रविवार को आती है, होती है और सर के जो कोई शिष्य है वो यहाँ पे अपने केस प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए जो चरक संहिता या फिर कोई भी आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उसमें लिखे हुए संदर्भों का आधार लेकर जो केसेस ट्रीट किए गए हैं, तो वो केसेस हम यहाँ पे आपके सामने उपस्थित करते जा रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे रुकती हूँ और सभी को धन्यवाद, आप यहाँ पे उपस्थित रहे और ओंकार जी ने भी यहाँ पे निवेदन किया, तो उसके लिए उनका भी धन्यवाद। हम रुकते हैं। वेद प्रकाश बहुत बढ़िया, सर, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर, थैंक यू सर।